नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साथियों, मेरा नाम है प्रदीप और मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ज्ञान केंद्र पे। साथियों, आज के हम लोग इस वीडियो में कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के 13वां अध्याय जीव और समष्टियाँ यानी कि ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। साथियों, जीव किसे कहते हैं आप सभी अच्छी तरीके से जानते होंगे। और ये समष्टि का अर्थ होता है जनसंख्या, पॉपुलेशन। ठीक है, इसमें यह पारिस्थितिकी इकोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि इकोलॉजी किसे कहते हैं, यानी कि पारिस्थितिकी किसे कहते हैं। बोला जा रहा है कि जो पारिस्थितिकी जो शब्द का उपयोग है या प्रयोग है, वह सर्वप्रथम R.H. रेटर ने 1868 ईस्वी में किया था। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न में इस प्रकार पूछा जाए कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो R.H. रेटर ने किया था। कब किया था, तो 1868 ईस्वी में किया था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग तो सर्वप्रथम R.H. रेटर साहब ने किया, लेकिन अर्नेस्ट हैकल नाम के एक जो व्यक्ति थे, उन्होंने इसका परिभाषा दिया था। अर्नेस्ट हैकल के अनुसार अर्नेस्ट हैकल लिखते हैं कि जीवधारियों के कार्बनिक तथा अकार्बनिक वातावरण से बने पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। अर्नेस्ट हैकल कहते हैं कि जो जीवधारी होते हैं, उनके जो कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण में जब रहते हैं, तो उनसे जो पारस्परिक संबंध बनता है दोनों में, उसी का अगर हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसी को पारिस्थितिकी कहते हैं। और ये जो यूनिट होता है पारिस्थितिकी का इकाई जो होता है, उसको किसको कहते हैं, जीव को कहते हैं। अर्थात पारिस्थितिकी का इकाई जीव होता है। और भारतीय पारिस्थितिकी के जनक बोला जाए तो कौन है, रामदेव मिश्रा जी हैं। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक रामदेव मिश्रा हैं। फिर बोला जाए कि जीव किसे कहते हैं, तो आप सभी इसका परिभाषा अच्छे से लिख सकते हैं, लेकिन चैप्टर के अनुसार पर्यावरण का प्रत्येक जो जीवित घटक है वह जीव कहलाता है। पर्यावरण में उपस्थित वे सभी घटक जो जीवित हैं उसको क्या कहेंगे, जीव कहेंगे। समष्टि या पॉपुलेशन किसे कहेंगे, तो एक ही जाति के जीवों के समूह को समष्टि कहेंगे। कोई एक जाति है, एक जाति जैसे कि मनुष्य है, मनुष्य में बहुत सारे मनुष्य हैं, तो वह उसका समूह हो गया, तो उसको ही क्या कहते हैं, समष्टि कहता था। तो मनुष्यों का समूह मनुष्यों का समष्टि कहलाता है। मनुष्यों की जनसंख्या, जैसे कि एक जगह चींटियों की कतार है, तो चींटी में बहुत सारे चींटी हैं, तो उसमें उनका जो समूह होता है उसको समष्टियाँ कहते हैं। इसी को जनसंख्या भी कहा जाता है। जैव समुदाय किसे कहते हैं, अर्थात कम्युनिटी किसे कहेंगे, तो पादपों एवं प्राणियों का ऐसा समुदाय का मतलब जो ऐसे मतलब एक समूह में रहते हों और जो समान पर्यावरण में रहते हैं और एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उसे जैव समुदाय कहते हैं। मतलब पौधों का और जंतुओं का एक ऐसा समुदाय, एक ऐसा समूह जो एक ही पर्यावरण में रहता है, जैसे कि मनुष्य है और जानवर है या कोई भी जीव है, वह एक ही पर्यावरण में रहता है और दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहता है, उसी को क्या कहते हैं, जैव समुदाय कहते हैं। उसके बाद देखिए कि जैव समुदाय कितने प्रकार का होता है, तो जैव समुदाय जो है वह 3 प्रकार का होता है। पादप समुदाय, जंतु समुदाय, सूक्ष्म जीव समुदाय। पादप समुदाय को प्लांट कम्युनिटी कहते हैं, जंतु समुदाय को एनिमल कम्युनिटी और सूक्ष्म जीव समुदाय को माइक्रोबियल कम्युनिटी कहा जाता है। अब इसका परिभाषा आप लिख सकते हैं आसानी से कि पादप समुदाय किसे कहते हैं, तो पादपों का समूह को क्या कहते हैं, पादप समुदाय कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी ना आप लोग समुदाय का, जैव समुदाय का परिभाषा पढ़े कि पादपों और प्राणियों का ऐसा समुदाय जो समान पर्यावरण में रहते हैं। अर्थात इसका पादप समुदाय का परिभाषा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, पादप का ऐसा समूह जो समान पर्यावरण में रहते हैं और एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उसे पादप समुदाय कहते हैं। जंतु वैसी प्रकार, सूक्ष्मजीव जो एक दूसरे पर निर्भर रहें, एक ही पर्यावरण में रहें। उसके बाद देखिए कि परितंत्र किसे कहते हैं। बोला जा रहा है इकोसिस्टम यानी कि परितंत्र किसे कहते हैं, तो जैविक और अजैविक घटकों के बीच पारस्परिक संबंधों को परितंत्र कहते हैं। कोई भी जो जैविक जीव होता है या अजैविक होता है, जो घटक होता है, उसके बीच कोई भी पारस्परिक संबंध बनता है, उसी को क्या कहते हैं, परितंत्र कहते हैं। जीवोम क्या है, बायोस्फीयर, तो पृथ्वी का संपूर्ण स्थलीय एवं जलीय जीवों
जहाँ तक जीवों के पाए जाने की संभावना होती है उसे जैवमंडल कहते हैं। मतलब पृथ्वी का वैसा स्थलीय और जलीय जगह जहाँ तक जीव पाए जा सकते हैं उसको ही क्या कहते हैं, जैवमंडल कहते हैं। और यह पारिस्थितिकी का दूसरा बड़ा भाग होता है। मतलब पारिस्थितिकी का, इकोलॉजी का यह दूसरा बड़ा भाग होता है। इसमें पृथ्वी के 3 घटक आते हैं, जल, वायु और स्थल मंडल। देखिए, जीव और इसका पर्यावरण, कोई भी जीव होता है और उसका पर्यावरण क्या होता है। तो पर्यावरण जो है वह 2 शब्दों से अर्थात परि और आवरण से मिलकर के बना होता है, जिसमें परि का जो अर्थ है वह चारों ओर और आवरण का अर्थ है वह ढका हुआ, अर्थात चारों ओर से ढका हुआ होता है। अर्थात जीवों के चारों तरफ का वह क्षेत्र जो उन्हें घेरे रहता है तथा उसकी जैविक क्रियाओं पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, उसी को पर्यावरणीय कारक कहते हैं। और यह जो पर्यावरण होता है वह 2 प्रकार का होता है, एक जैविक पर्यावरण और दूसरा अजैविक पर्यावरण। जैविक पर्यावरण का मतलब जैविक पर्यावरण के अंतर्गत सूक्ष्मजीव, जंतु तथा पादप इत्यादि घटक आते हैं। जैविक पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, सूक्ष्मजीव, जंतु तथा पादप इत्यादि घटक आते हैं। और इसे 2 भागों में बांटा जाता है, पौधों यानी कि पादपों का पर्यावरण, दूसरा जंतु का पर्यावरण। अजैविक पर्यावरण किसे कहते हैं, तो इसके अंतर्गत भूमि, जल, प्रकाश, अग्नि, वायु, विकिरण इत्यादि सब आते हैं। और इसी के बारे में हमें इस चैप्टर में डिटेल रूप से पढ़ना है। अजैविक पर्यावरण, देखिए प्रमुख अजैव कारक जलवायु संबंधित है, तो उसमें पहला आता है प्रकाश। अभी अजैविक कारक है। यह बोला जा रहा है कि पौधों की जैविक क्रियाओं के लिए प्रकाश एक महत्वपूर्ण कारक है। कोई भी जो पौधा होता है, अगर उसकी जैविक क्रिया हो रही है, वह अपना भोजन को ग्रहण कर रहा है, निष्कासन कर रहा है, सभी क्रियाएं उससे अच्छे तरीके से हो रही है, उसमें प्रकाश एक महत्वपूर्ण कारक है। प्रकाश एक अच्छा रोल निभाता है। जीवों के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य के प्रकाश से ही प्राप्त होता है। और बोला जाए कोई भी जो जीव है उसको प्रत्यक्ष डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी ऊर्जा है वह किससे प्राप्त हो रहा है, सूर्य से ही प्राप्त हो रहा है। अर्थात सूर्य जो है ऊर्जा का स्रोत है। बोला जाए कि प्रकाश अपने गुण, तीव्रता तथा अवधि के अनुसार पौधे को प्रभावित करता है। इसका प्रभाव जंतुओं पर भी पड़ता है। देखिए, जैसे जैसे मौसम चल रहा होता है वैसे वैसे जो सूर्य का प्रकाश होता है वह क्या करता है, अपना प्रभाव पौधों पर दिखाता है और जंतुओं पर भी दिखाता है। प्रकाश का पौधों पर प्रभाव क्या पड़ता है, तो जो हरे पौधे होते हैं वह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। चूँकि आप सभी अच्छी तरीके से फोटोसिंथेसिस के बारे में जानते होंगे। जो फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रिया होती है वह किस में होती है, पौधों में होती है, जिसकी मदद से जो पौधे होते हैं अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, तो उसी में बोल रहा है कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है जिसमें सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है, जिसके कारण जो है पौधे अपने भोजन अर्थात ग्लूकोज का निर्माण कर पाते हैं। उसके बाद देखिए, बोला जा रहा है कि रंध्रों को खोलने एवं बंद होने की प्रक्रिया पर भी प्रकाश का प्रभाव पड़ता है, जिससे पौधों के वाष्पोत्सर्जन का दर पर प्रभाव पड़ता है। देखिए, जो आप सभी अच्छी तरीके से जानते होंगे कि कोई भी पौधा का जो पत्ती होता है उसमें छिद्र होता है जो हमें नहीं दिखाई देता, लेकिन जिसको आप लोग स्टोमाटा पढ़े होंगे, रंध्र पढ़े होंगे, तो उसी से वो अपनी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करता है। तो यह सूर्य का जब प्रकाश इस पर पड़ता है तभी यह खोल पाता है और इसको बंद कर पाता है। बोला जा रहा है कि जो पौधों की वृद्धि है, एंजाइम का बनना, उत्तक का विभेदन, पादप में पुष्पन, मादा भागों का संवहन तथा पौधों के अंगों के मुड़ने पर इत्यादि पर भी प्रकाश का प्रभाव पड़ता है। बोला जा रहा है कि अगर कोई पौधा छोटा है तो अगर उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तभी वह बड़ा होगा।
या उसके अंदर कोई भी एंजाइम बन रहा है, उत्तक में विभेदन हो रहा है, उस पादप में जो पौधा है उसमें पुष्प आ रहे हैं, फल आ रहे हैं, मादा भागों का संवहन हो रहा है और उस पौधे का अंग इधर उधर मुड़ रहे हैं, चारों ओर फैल रहे हैं, उसकी शाखाएं चारों ओर फैल रही है। इसमें प्रकाश का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि प्रकाश से ही उसको ऊर्जा मिलती है, प्रकाश से ही वो अपना भोजन बनाता है। बोल जा रहा है कि पौधों के द्वारा प्रकाश की तीव्रता के अनुरूप गति प्रदर्शित करता है, जिसे धनात्मक प्रकाश अनुकुंचन कहते हैं। जो प्रकाश की तीव्रता के अनुरूप यह क्या करता है, गति प्रदर्शित करता है, जिसे हम लोग धनात्मक प्रकाश अनुकुंचन कहते हैं। चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगली वीडियो में दीप्तिकालिता इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।